हाय एवरीवन, आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है? इनफर्टिलिटी यानी कि जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो कंसीव नहीं कर पाते उनको ये नहीं समझ में आता कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, किसको दिखाना है, क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप 2-3 महीने में एक डॉक्टर से परेशान होकर दूसरा डॉक्टर बदल लेते हैं, फिर आपके वापस से सारी जाँचें होती हैं। तो जब तक आपको खुद पता नहीं होगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है तब तक आप किसी भी डॉक्टर पर ना विश्वास कर पाएंगे, ना आपको कुछ समझ में आएगा। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस किया कि जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते वो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरते हैं और कुछ बेसिक जो मिथ्स आपके दिमाग में है वो। मान लिया कि ओवुलेशन हो गया, ट्यूब आपकी खुली हुई है, लेडी के अंदर जो एग रिलीज हुआ वो ट्यूब से लुढ़क के, मतलब ट्यूब ने उसको पकड़ा और ट्यूब के अंदर आधी ट्यूब तक वो लुढ़क के आ चुका है। अब आगे क्या होना है? या तो सीमेन में प्रॉब्लम है, यानी कि मेल के जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, उनके सीमेन में प्रॉब्लम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। या फिर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ओके, एग बन के और स्पर्म बन के दोनों मिलके जाइगोट बन गया, यानी कि बच्चा बन गया, लेकिन वो लुढ़क के जब यूट्रस के अंदर आता है, जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट हल्का सा पॉजिटिव भी दिखाई दे सकता है, आपका बीटा HCG जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव दिखा देती है, उसके बावजूद वो बच्चा या तो अबॉर्ट हो जाता है या फिर आपको टाइम पे पीरियड आ जाता है। उसको कहीं ना कहीं केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर कह लो अबॉर्शन हो जाता है, या फिर आप कंसीव नहीं कर पाते। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते, यानी कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, जहां पर बच्चे को 9 महीने रहना है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल पुअर रिस्पॉन्स, यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी पुअर है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कारण हो सकते हैं और आप खुद क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला कारण एंडोमेट्रियल पुअर रिस्पॉन्स का होता है लो ईस्ट्रोजन। आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का जो बैलेंस चलता है, अगर वो गड़बड़ हो गया, स्पेशली अगर ईस्ट्रोजन लो हो गया, तो आपकी जो अंदर की एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो कम हो जाएगी। आप लोगों में से जो लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग समझते हैं, जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, कई बार मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन में पूछते हैं कि मैडम मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे में आपको बता दूँ, आपका जो जवाब है कि कितना थिकनेस होना चाहिए, 6 to 8 मिलीमीटर्स इज आइडियल, यानी कि 7 से 8 मिलीमीटर तो बेस्ट है। 8 से ऊपर ठीक है, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 से अगर कम है तो एंडोमेट्रियल का पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये जनरली ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है या फिर अंदर कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अब इसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला जो कारण आएगा वो है स्ट्रेस। आप मानेंगे नहीं, स्ट्रेस की वजह से इतनी बीमारियां होती हैं, जो आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की वजह से जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है वो उस बीमारी को और बढ़ा देता है। जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, आपकी एग क्वालिटी पुअर होगी, आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। साथ ही अगर आपको कहीं ना कहीं वीकनेस है बॉडी में, जैसे किसी की आंतें वीक हैं, जल्दी पेट खराब होता है, उसको पेट खराब शुरू हो जाएगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा, किसी को हेडेक होता है तो स्ट्रेस की वजह से हेडेक शुरू हो जाएगा। अलग अलग बीमारियां फ्लेयर अप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत गलत चीज़ है। सेकेंड है टू मच एक्सरसाइज, या फिर बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। आपकी बॉडी ऐसे ट्यून्ड होनी चाहिए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज उतनी करें जितना कि आपके लिए सही है। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप अच्छे से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, वो बुरी है। या फिर टू मच जिमिंग, टू मच एक्सरसाइज से भी आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल गिरता है। ओके, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस, टू मच ईटिंग एंड नॉट ईटिंग एट ऑल, टू मच एक्सरसाइज एंड नो एक्सरसाइज एट ऑल, ये सब बहुत बुरा है। आपकी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस के बाद आ गया आपकी डाइट। डाइट के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि इम्बैलेंस डाइट, यानी कि अनबैलेंस डाइट, जिसमें बहुत ज़्यादा या तो आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं। बिंज ईटिंग में आपको पता है जितने भी ये कन्फेक्शनरीज आ गए मार्केट में आजकल, जो वेस्टर्नाइज डाइट आ गई है हमारी, जिसमें अल्कोहल हो गया है, वाइन्स हो गई हैं, या फिर टू मच बर्गर्स हो गए हैं, पास्ताज हो गए हैं, पिज़्ज़ाज हो गए, ये सब आपको
मोटा करते हैं और आपको हेल्दी फैट नहीं देते, अनहेल्दी फैट देते हैं। सिमिलरली आपके खाने में भले ही आप नॉन वेज ना खाएं, आप वेज खाएं तो भी बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कौन से टिपिकल मिनरल्स हैं जो कि आपकी फूड में, आपके खाने में होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आपकी एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करते हैं। ओके, डाइट और एक्सरसाइज और स्ट्रेस के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है कुछ मेडिकेशंस। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल को कम करती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम इनफर्टिलिटी की सीरीज कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर लोग क्लोमिफेन ही खा रहे होते हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं जो मेरे पास आती है वो कहीं ना कहीं से दिखा के क्लोमिफेन खा रही होती है, या फिर मेरे पास भी आती है तो मैं भी क्लोमिफेन देती हूँ। बट क्लोमिफेन का साइड इफेक्ट है कि ये बॉडी के ईस्ट्रोजन को कम करता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कभी भी ये दवाइयाँ 4, 5, 6 महीने से ज़्यादा नहीं खानी है। और जब आपको लगे आपने 2-3 महीने लगातार खा लिया है, डोज बढ़ाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आपको आपके डॉक्टर को या तो इसको चेंज कर देना चाहिए, या फिर आप अगर डॉक्टर चेंज करें तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतनी दवाई क्लोमिफेन सिट्रेट खा चुकी हूँ जो कि ईस्ट्रोजन लेवल को कम करती है। अब आते हैं कि आपको और डॉक्टर्स को क्या करना होता है एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर्स के पास एक ही रामबाण होता है, ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाना। ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने के लिए या तो हम आपको ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स देते हैं, ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन दे सकते हैं, कुछ पीआरपी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया ना, स्किन का, बालों का पीआरपी, यानी कि आप खुद का ब्लड निकालो, उसको सेंट्रीफ्यूज करो, उसके अंदर से रेड सेल सारे निकाल दो तो कलर वाइट रह जाएगा। उसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी। उसको या तो आप स्किन में इंजेक्ट करो, बालों में इंजेक्ट करो, तो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली इस पीआरपी ट्रीटमेंट को हम यूट्रस के अंदर भी इंजेक्ट करते हैं। नीचे से जैसे आईयूआई करते हैं वैसे ही हम यूट्रस के अंदर भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग आईवीएफ प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं जो कि हम पीआरपी में मिक्स करके, जैसे हम बालों में, स्किन में करते हैं, उसी तरह से ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इंजेक्शन के रूप में आपके यूट्रस में डाल सकते हैं। टैबलेट्स की बात करें तो मेटफॉर्मिन टैबलेट, जो कि पीसीओडी के पेशेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, जो मोटे पेशेंट्स हैं उनको हम मेटफॉर्मिन देते हैं कि वो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है, और साथ में जो आपके अंदर इंसुलिन का डिसबैलेंस हुआ है, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन को बढ़ाती है, और ये आपकी एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स को भी बढ़ाती है, और इसका एविडेंस प्रूव हो चुका है। देन नेक्स्ट दवाई आती है आपकी ब्लड सप्लाई, जो अंदर यूट्रस की ब्लड सप्लाई है जो कि कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कभी कभी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। एक बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और आपको वापस पीरियड आ गया, पीरियड आने के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो गया, यानी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ था और अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन भी हुआ था, वो बच्चा अंदर जाके एम्बेड भी हुआ, डेप्थ में गया, HCG रिलीज हुआ। HCG रिलीज होते ही आपका HCG लेवल थोड़ा सा हाई हुआ, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट माइल्डली पॉजिटिव आया, उसके बाद वो नेगेटिव आ गया। तो दैट वाज बिकॉज ईस्ट्रोजन लो था, तो बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम देते हैं सिल्डाफेनिल, जो कि बहुत ही कॉमनली आपको पता है किस नाम से आती है, वियाग्रा। जब भी मैं पेशेंट्स को ये दवाई देती हूँ तो पेशेंट्स बोलते हैं ये तो मेल्स की दवाई है, जेंट्स की दवाई, मेल्स की दवाई आप हमको क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। फीमेल्स के अंदर भी जिनको इनफर्टिलिटी है या फिर जिनकी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कम है, कई बार प्रेगनेंसी में भी सिल्डाफेनिल यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, जस्ट टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस, जिससे कि बच्चे के अंदर ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो ये प्लासेंटल जो आवल होती है उसका भी ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। तो सिल्डाफेनिल भी एक ड्रग है जो कि देते हैं। और लास्टली जो ड्रग हम देते हैं वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी कभी कभी रामबाण की तरह काम करता है। जब भी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि पकड़ में नहीं आ रही, जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही, उसमें स्टेरॉइड्स काम आते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब आपको ध्यान रखना है। बिना पूछे कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है, अच्छे से सोना है और स्ट्रेस बहुत कम रखना है, टेंशन बहुत कम रखनी है। खाने में जो नॉन वेजिटेरियंस है वो रेड मीट खाएं। रेड मीट में अच्छे खासे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके एग क्वालिटी और आपके एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं, ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। पोल्ट्री जितना भी चिकन है, एग्स है, ये सब अच्छा होता है। फिश इज़ वेरी गुड। फिश के सिर्फ ये एग क्वालिटी के लिए नहीं, बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। फिश के अंदर प्रिमरोज ऑयल होता है, फिश के अंदर कॉड लिवर ऑयल होता है, फिश के अंदर विटामिन ए बहुत रिच होता है। तो बेसिकली जो लोग फिश खाते हैं उनका दिमाग भी तेज रहता है, उनकी एग क्वालिटी और ईस्ट्रोजन लेवल भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं एक टिपिकल प्रोटीन जिसको कि L-आर्जिनिन के नाम से हम आपको देते हैं। आप में से जो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिनकी ब्लड सप्लाई अंदर कम थी, बच्चे के चारों तरफ पानी कम था, ओलिगोहाइड्रोमनियोस था, या बच्चे की ग्रोथ कम थी, ऐसे केसेस में डॉक्टर ने आपको L-आर्जिनिन की टैबलेट्स या सैशेट दिया होगा।
राइट, आपको याद होगा। तो ये L-आर्जिनिन क्या करता है, आपके जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई उसको बढ़ाता है और आपकी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोटीन है ये, आपकी एग क्वालिटी के लिए बेस्ट प्रोटीन है। आप कौन से खाने, कौन से तरीके के फूड्स L-आर्जिनिन में रिच होते हैं आप गूगल कर सकते हैं। अगर मैं आपको खाने की लिस्ट बताऊं तो वेजिटेरियंस के लिए मूंगफली के दाने, खरबूजे के बीज बड़े बड़े जो ग्रीन वाले होते हैं, ये जो ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के छोले होते हैं जिसको हम यूपी में छोले, आप लोग काबुली चने के नाम से भी जानते होंगे, या फिर मटर के दाने, ये सारे जो है L-आर्जिनिन में रिच होते हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो चिकन है, मीट है, रेड मीट, इन सब में L-आर्जिनिन होता है। तो इसको आप अपने खाने में जरूर रखें। तो बेसिकली सारी जो बैलेंस डाइट है उसमें प्रोटीन अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको L-आर्जिनिन मिलेगा। वेजिटेरियंस के लिए सोया एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है। उसके न्यूट्रेला के जो नगेट्स आते हैं, न्यूट्रेला के नगेट्स आते हैं, न्यूट्रेला के क्रश भी आता है, कई बार पाउडर टाइप भी आता है। तो बेसिकली जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, आपको लगता है नहीं ये चिकन जैसा फील होता है, तो फिर आप इसका सोया का मिल्क लेके उसको फाड़ के पनीर बना सकते हैं। टोफू पनीर आता है। जितने भी पनीर हैं, जितने भी सोया वाले रिच पनीर हैं और जितने भी सोया रिच डाइट है, ये प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं। सीसम के सीड्स यानी कि जिसको हम तिल के नाम से जानते हैं, उसमें विटामिन ई रिच होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। किनोआ जो कि दलिया जैसा दिखता है, किनोआ में बहुत हाई प्रोटीन है और प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बट बहुत अच्छा वाला गुड कार्बोहाइड्रेट है। तो इवन जो लोग वेट रिडक्शन करते हैं उनको भी हम किनोआ का दलिया या किनोआ की खिचड़ी बोलते हैं खाने को। अगर आप चावल के शौकीन हैं तो व्हाइट की जगह आप ब्राउन राइस खाएं। ब्राउन राइस में फाइबर भी बहुत है और अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में उसके अंदर जो ऊपर की लेयर्स होती हैं, जो उसमें हम जिसको नहीं निकालते, रिफाइन करने के बाद तो हम उस ऊपर की लेयर निकाल देते हैं। जब ऊपर की लेयर नहीं निकालती तो विटामिन में बहुत रिच होता है। सिमिलरली पॉपकॉर्न, जिन लोगों को पॉपकॉर्न, पिक्चर जाके पॉपकॉर्न खाने का शौक है, पॉपकॉर्न्स में भी बहुत अच्छा रिच विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को बढ़ाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी पियो। पानी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। आपकी बॉडी 70% पानी है। आप बॉडी को पानी देंगे तो स्किन भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे, आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी क्योंकि ब्लड के अंदर पानी जाता रहेगा तो उसको हाइड्रेशन मिलता रहेगा। सो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आया हो। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो सारा मेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीमेन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उसकी क्या रेमेडीज होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए और ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए। आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे, इंडिया के अंदर बैठे बैठे या इंडिया के बाहर से भी। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके मेरे से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।